आपके सेशन के दौरान एक साथ कई ध्यान करने वाले जो लोग हैं वो जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे उसमें महर्षि पतंजलि के एक सूत्र है जिसमें आपका शरीर हल्का हो जाता है। ध्यान लगाओ, सूत्र पढ़ो, शरीर आपका हल्का हो, शरीर जमीन से उठ जाता है। पूजा पाठ हैं, इतने सब त्योहार आते हैं, इतने कुंभ मेला, ये मेला, वो मेला, सब काय के लिए होते हैं जी, आपकी ऊर्जा को रिचार्ज चार्ज कर लें। विज्ञान चुनौती ने, हम विज्ञान को चुनौती देते हैं, आप समझाओ जी, ये तो होता है जी। तो पर्यावरण की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? देखिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं तो जिम्मेवार तो हम ही लोग हैं, और जी, हम ही लोग तो कौन ऊपर से आके थोड़ी ना किसी कचरा फेंका यहाँ पे। लोग अभी गीता को लोग गलत समझते हैं, कहते हैं गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी। आज हमारे साथ श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, एक ऐसी अद्भुत शख्सियत इस पृथ्वी पे जिन्होंने विज्ञान, चेतना और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अनोखा योगदान दिया। महर्षि क्रिएटिव इंटरनेशनल संस्थान MICI के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक जीवन और कौशल चेतना अध्ययन से जोड़ने का सपना साकार किया। उनके नेतृत्व में MICI ने कई स्कूलों और विश्वविद्यालय को स्थापित किया, जिसमें महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MUIT विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और विशेष बात, वर्तमान में महर्षि रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में हम सबके प्रभु राम के पास स्थापित किया जा रहा है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रीवास्तव जी, महर्षि महेश योगी जी ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रांसमेंटल मेडिटेशन की शिक्षा दी, जिसको सभी लोग भारत में भावातीत ध्यान के नाम से जानते हैं, जिसमें से आप खुद भी एक थे। आप इसमें खुद को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? सबसे पहले तो महाराज जी, मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि जो भी आपने कार्य किया, हमने जो बताया आपने कि हमने किया, वो हमने नहीं किया, ये महर्षि जी के आशीर्वाद से हुआ है जी। ये पूरी संस्था, हमारी जो संस्थाएं हैं, भावातीत ध्यान हम लोग इसको बोलते हैं जी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को भावातीत ध्यान बोलते हैं जी, भावातीत ध्यान जी, और जो स्कूल कॉलेज सब महर्षि जी के आशीर्वाद से, जी, उनके द्वारा लिए गए संकल्प के द्वारा ही स्थापित हुए हैं। जी, हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जी, जैसे कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था, जी, तो सब लोग अपने डंडे लेके आ गए थे जी, कि हम सहारा देंगे। जी, हम लोग उस तरह के लोग हैं जो हम लोग सोचते हैं कि, और सब लोग सोच रहे थे कि हमने पर्वत को सहारा दिया है। जी, तो आदमी के मन में विचार आता है कि हम ही कर रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, सब महर्षि जी के आशीर्वाद से और उनके गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर, उनके आशीर्वाद से सब काम हो रहा है जी। जो हम इसमें जुड़े महर्षि जी के साथ तो बहुत सालों से, हमारे पिताजी भी जुड़े थे क्योंकि गुरुदेव के शिष्य थे वो भी जी। तो इस तरह से वो चलता रहा जी। जो भी उद्देश्य जो हम लोगों का था इस संस्था को स्थापित करने का, इस कार्यक्रम को स्थापित करने का, यूनिवर्सिटी बनाना, ये सब करना, इस सब का उद्देश्य ये था कि महर्षि जी के मन था कि भावातीत ध्यान की शिक्षा दी जाए, सबको, सब कुछ जगह फैलाई जाए। और आपने 5 लाख का, इसमें तो कई लाख हैं जी, 5 लाख से ज्यादा ही, बहुत ज्यादा है जी। एनीवे, वो नंबर तो गिनना पड़ेगा, रोज रोज बढ़ता जाता है जी। तो इसमें भावातीत ध्यान की शिक्षा को महर्षि जी ने महत्व दिया था जी। गुरुदेव, उनके जो गुरुदेव थे शंकराचार्य महाराज जी के आशीर्वाद से जी। और उसका उनका उद्देश्य था कि हर एक जितने भी ऋषि मुनि महात्मा संत बड़े महापुरुष होते हैं, सबका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जो हो उसके जीवन में सुख हो जी, है ना, सबका उद्देश्य होगा जी। कोई भी आप धर्म ले लो जी, कोई भी आप पंथ ले लो, कोई भी आप महापुरुष ले लो, सब ये चाहते हैं कि उनके जो भी शिष्य रहें वो हर समय सुखी रहें, खुश रहें, परेशानी ना हो। सुख की डेफिनेशन क्या? सुख की डेफिनेशन ये है कि जब आपकी मन में शांति हो जी। अभी आप चूंकि आप पर्यावरण से जुड़े हो ना जी, तो आपको एक शब्द यूज करूंगा, मानसिक, आप ही ने यूज किया, आप ही से उठाया मैंने जी। मानसिक पोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, मानसिक पर्यावरण अशांत, मानसिक प्रदूषण कह सकते हैं जी। एक मानसिक प्रदूषण होता है जी, जो आपके सुख में कमी लाता है। तो प्रदूषण क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस जी, मन में जो स्ट्रेस होती है वो आपके काम को करने से रोकती है, सुखी जीवन जीने से रोकती है। और सुख का जीवन ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, खाना हो गया, ऐसा नहीं है जी। मानसिक सुख जो है उसके बाद सब आना शुरू हो जाता है जी।
और महर्षि जी ने जो सिद्धांत बनाया जी भावातीत ध्यान का अपने गुरु की के शिक्षा से, जी वो सिद्धांत ये बनाया कि भावातीत ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक स्ट्रेस, मानसिक प्रदूषण खत्म होता है, कम होता है जी। जब कम होता है तो जब आप सही बिना किसी स्ट्रेस के विचार उठाते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करने का कोशिश करते हैं जी, तो वो सही होता है। इसलिए सही होता है कि बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, जब मन में तनाव होगा तो आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे किसी भी चीज जी। जब तनाव नहीं होगा सही निर्णय लोगे, सही निर्णय होगा तो उसका निष्कर्ष भी सही निकलेगा, उसका फल भी सही निकलेगा जी। तो ये हम जो सिद्धांत है कि सभी का सिद्धांत है, महर्षि जी का भी सिद्धांत है कि हमको क्रिएटिंग ए सोसाइटी वेयर एवरीबडी इज हैप्पी जी। और हैप्पी का मतलब ये नहीं कि सबके पास पैसे हो जाएं जी, सब मानसिक रूप से इतने प्रसन्न रहें, खुशी रहे, जो भी काम करें उनमें उनको अच्छा लगे, तनाव नहीं हो। तो महर्षि जी ने उसका सिद्धांत बनाया कि भावातीत ध्यान सुबह शाम 2 बार जी, 20-25 मिनट सुबह, 20-25 मिनट शाम, 2 बार इतना भी कर लोगे तो आपका मानसिक प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो क्या इसी वजह से भारत का जो खुशी का पैमाने का जो नाप है वो 86वें नंबर से 128 पे आ गया? नहीं, ऐसा है जी कि ये तो वजह है क्योंकि देखिए हमारा देश जो है ना जी, ये हजारों लाखों सालों से चल रहा है जी। कोई ऐसा क्यों नया देश नहीं है कोई जी। बीच में वो आते हैं, दिक्कतें आई, बाहर के लोग आए, गड़बड़ किया, ये किया वो किया, हमारी संस्कृति को खत्म करने की कुछ लोगों ने कोशिश करी, खत्म नहीं होती, ये सब चीजें चलती रहती हैं, खत्म होगी भी नहीं। तो उससे थोड़ा सा जोर आया तो उसमें लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन हमारे जो हमारा सिद्धांत है ना जी, हमारे देश में जो सिद्धांत है, जो जिसके द्वारा हमारे वैदिक सिद्धांत जो है जी, जिसके द्वारा हम लोग हर समय रिवाइव कर सकते हैं अपने, इसको रिवाइवल बोलते हैं जी। आप सुबह उठ के ध्यान करोगे, आप रिवाइव हो गए रात की स्ट्रेस से जी, दिन भर के काम किए, शाम को आपने ध्यान किया तो फिर रिवाइव हो गए, आप रिचार्ज हो गए जी रात के लिए हमेशा। तो ये जो रिवाइवल हम लोग के और सिद्धांत और हमारे सिद्धांत बनाए, पूजा पाठ हैं, इतने सब त्योहार आते हैं, इतने कुंभ मेला, ये मेला वो मेला, सब काय के लिए होते हैं जी, आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करने जी। तो ये एक तो वो सिस्टम है, दूसरा हम लोग सुबह शाम भावातीत ध्यान करके रिचार्ज होते हैं जी। तो इससे जो रिचार्ज होते, तो हमारे यहाँ वो सिद्धांत बना हुआ था जी। आप कितने भी आओगे, तंग करोगे, परेशान करोगे, थोड़ा दिन बाद हम फिर वैसे ही हो जाएंगे, और हो ही रहे हैं तो हम लोग वैसे ही हो भी रहे हैं जी। रिस्पेक्टेड जी, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से यूएस को छोड़कर अपने गुरु का दामन चुना। आज के समय के लिए गुरुओं का सम्मान कम हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो आपको कहानी सुननी तो बहुत अच्छी कहानी बताइए। महर्षि जी ने जब भावातीत ध्यान का प्रचार किया सब जगह जी, उसके बाद भावातीत ध्यान तो एक पद्धति है जी, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना, योगस्थ है कुरु कर्माणि, योगस्थ में स्थित होकर कर्म करो। योग में स्थित होने की प्रक्रिया भावातीत ध्यान है जी। महर्षि पातंजलि ने अपने योग सूत्र में जी योग में स्थित होने की प्रक्रिया बताई है, धारणा, ध्यान, समाधि आई, योग में स्थित हो गया। उसके बाद महर्षि पातंजलि ने बहुत से सूत्र दिए जी कि उसमें उस स्थिति में जा करके, समाधि की स्थिति में जा करके आप ये सूत्र का पालन करो तो इसका ये फल मिलता है जी। ये पातंजलि जी के, महर्षि पातंजलि के योग सूत्र के बहुत गहरे सिद्धांत हैं जी। जो समाधि की स्थिति आना है जी, वो सिद्धांत जो है महर्षि ने सरल करके, वैसे तो बहुत तरीके हैं और भी महापुरुष महात्मा आपको सिखाएंगे जी, लेकिन महर्षि ने सरल करके उसको भावातीत ध्यान का नाम देकर के इतना सरल कर दिया कि आप सुबह शाम 20 मिनट की प्रैक्टिस के द्वारा ही उस स्थिति को पहुंच सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चौथी चेतना की स्थिति है। चौथी क्यों? क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 तो हम लोग अनुभव करते हैं, बिल्कुल जगते हैं, स्वप्न देखते हैं और सोते हैं जी। चौथी स्थिति कब आती है? जब हम अपनी किसी प्रक्रिया के द्वारा, किसी भी ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा, सबसे सरल तो भावातीत ध्यान है जी, तो हम तो उसी का नाम लेते हैं कि सबसे सरल भावातीत ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा चौथी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जी। उसको बोलते हैं परा की स्थिति जी, या भावातीत स्थिति, इसलिए भावातीत ध्यान नाम भी दिया है। तो जब उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद महर्षि पातंजलि के योग सूत्र का आप शुरू कर सकते हो जी। उसके द्वारा फिर आप उसके फल देख सकते हो जी। तो मैं फिजिक्स में पढ़ता था, हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे, बहुत ही नामी प्रोफेसर थे, डॉक्टर जॉर्ज सुदर्शन जी। वैसे तो केरला के थे वो जी, और हो सकता मेरे ख्याल से वो
धर्म के हिसाब देखा जाए तो क्रिश्चियन थे, लेकिन उससे मतलब नहीं था उनको। ही वॉज ए स्कॉलर, और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म सूत्र के बहुत बड़े स्कॉलर थे। क्या बात, मतलब फिजिक्स के प्रोफेसर होने के बावजूद। तो जब महर्षि जी ने पतंजलि योग सूत्र का प्रयोग करना शुरू किया तो जो उनको रिजल्ट मिले, तो उन्होंने जब ये कहा कि इसको आप फिजिक्स से समझाओ, फिजिक्स से, विज्ञान से कैसे समझा सकते हो, कोई नहीं समझा पाया कि महर्षि पतंजलि ने जो उस समय हजारों साल पहले जो लिखा, आपको ये करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, ये करोगे तो इसका ये फल मिलेगा। अब कैसे प्रकृति, अब हम हमारे उसमें महर्षि पतंजलि के एक सूत्र है जिसमें आपका शरीर हल्का हो जाता है। ध्यान करने बैठो, अनुष्ठान ध्यान लगाओ, सूत्र पढ़ो, शरीर आपका हल्का हो, शरीर जमीन टूट जाता है। तो यदि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बीट करता है, कोई फिजिसिस्ट समझा नहीं सका आज तक। कितने साल हो गए इस चीज को, 45-40 साल पहले महर्षि जी ने इसको निकाला, सिद्धांत को कोई नहीं समझा पाया। तो महर्षि जी ने कहा कि भाई हमारा ज्ञान, भारत का जो ज्ञान है वो इन छोटे मोटे जो फिजिक्स के टीचर अभी तक पहुंचे उससे बहुत ज्यादा है। तो फिर हमने कहा महर्षि हम तो आपके ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती रहती है। फिजिक्स के सिद्धांत हैं, लेकिन वो उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचे हैं। आज की तारीख में भी कोई ये बताए कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके आसन में बैठे हुए। आपके सेशन के दौरान एक साथ कई ध्यान करने वाले जो लोग हैं वो जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, वही है। तो क्या सच्चाई, और आप इसको वैज्ञानिक चुनौती देता, विज्ञान आज भी चुनौती देता है इस बात को? विज्ञान चुनौती नहीं, हम विज्ञान को चुनौती देते हैं। आप समझाओ ये तो होता है भाई, ये तो आप कर लो, एक्सपेरिमेंट करके जांच लो, ये तो होता ही है इसकी चुनौती तो विज्ञान को हम देते हैं कि आप समझाओ कि कैसे होता है। वही मैंने कहा ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को किस तरह से आप न्यूट्रलाइज करते हो, ये सिद्धांत आपने आज तक नहीं सीखा। तो आपने EMD 3D प्रोग्राम कैसे इसमें मैनेज किया? EMD 3D मतलब आपने मेडिटेशन को आधुनिक तरीकों से जोड़कर जो प्रोग्राम बनाया, उसको आप कैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से लोगों को राह दिखाएंगे? नहीं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बहुत सिंपल तरीका है अपने मन को शांत करने का। सुखी, महर्षि जी का कहना था, महर्षि जी हमेशा कहते थे 200% ऑफ लाइफ। 200% ऑफ लाइफ आप बोलोगे तो मजाक समझोगे। महर्षि जी का कहना था 200% ऑफ लाइफ कैसे होती है? 100% स्पिरिचुअल लाइफ और 100% जो मटेरियलिस्टिक लाइफ, जिसको सांसारिक लाइफ बोलते हैं, और दोनों आप एंजॉय कर सकते हो। अब महर्षि जी के भावातीत ध्यान में कहीं कुछ नहीं कि आपको घर छोड़ना है, जंगल में जाना है ध्यान करने के लिए, आपको पेड़ के नीचे बैठना है, कुछ नहीं है। भावातीत ध्यान सिंपल तरीके से सुखासन में, सुखासन का मतलब जिस आसन में आपको सुख प्राप्त हो, उस आसन में बैठ के भावातीत ध्यान की जो प्रक्रिया उसका करके आप 20-25 मिनट सुबह शाम ध्यान करोगे, आपको सारे प्रॉब्लम, तनाव दूर हो जाएंगे। तो वो जो प्रक्रिया है उसके करने से जो चेतना की स्थिति जागृत होती है, उसमें जाकर के फिर आप ये सब पतंजलि के सूत्र लगाओ, सब चीज संभव है। तो गुरुदेव की 3 वो कौन सी मुख्य शिक्षा? गुरुदेव की शिक्षा वैसे तो देखा जाए एक ही है, 3 मुख्य एक ही शिक्षा है कि भावातीत ध्यान सबको अपने जीवन में सुबह शाम जरूर करना चाहिए। दूसरा उनका सिद्धांत है कि ये तो आपके इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए। इससे वर्तमान परिवेश का जो पर्यावरण है उस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है कि आज व्यक्ति जब स्ट्रेस से मुक्त होता है, टेंशन तनाव से मुक्त होता है, तो उसकी विचारधारा जो है वो पॉजिटिविटी तरफ जाती है। आप जब कोहरे में खड़े होते हो तो आपको आगे का रास्ता नहीं दिखता है, तो आप बढ़ तो गलत रास्ते भी जा सकते हो क्योंकि आपको सड़क ही नहीं दिख रही है। आप इधर मुड़ गए, उधर नदी में, नाले में चले गए। जब आपका सामने क्लियर रहता है तो आपको रास्ता दिखता है, सही किस रास्ते हमको जाना है। हिसार जाना तो इधर, दिल्ली जाना तो इधर। तो ये जो स्ट्रेस है वो आपकी थिंकिंग को ब्लॉक करती है। जब आपके पास तनाव रहता है तो आपकी थिंकिंग ब्लॉक होती है, सोचने की शक्ति ब्लॉक होती है। जब हम उसको दूर कर देंगे तो आपकी सोचने की शक्ति सही होगी। आपने इतनी विदेश की यात्राएं की, जो आज भी आपको मातृभूमि से जोड़ के रखती है, वो क्या कारण है? मातृभूमि तो अपनी मातृभूमि, उसको तो छोड़ नहीं सकता कोई। तो विदेश यात्राएं तो महर्षि जी के काम को बढ़ाने के लिए की हमने। महर्षि जी का काम बहुत देशों में फैला हुआ है, ऑलमोस्ट एक समय तो हमने गिनती करी तो 192 कंट्रीज में महर्षि जी का काम फैला हुआ था।
तो हम तो बहुत कम देशों में जा पाए उसके मुकाबले तो जी। लेकिन मातृभूमि ज्ञान यहीं का है जी। जो ज्ञान जिसकी हम लोग बात करते हैं, हमारा वैदिक ज्ञान जो है, हम लोग कोई इसको ये नहीं कहते कि ये वही, हम तो मतलब कहते हैं हमारे देश का ज्ञान है जी। वैदिक ज्ञान जो है, जिसके द्वारा भावातीत ध्यान, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होना, योग में स्थित होना जी, वो आप करो। आप लोग अभी गीता को लोग गलत समझते हैं, कहते हैं गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो जी। बिल्कुल सही कहा है, कर्म करो, लेकिन किस स्थिति में जाके कर्म करो? योग में स्थित होके कर्म करो जी, फिर फल की चिंता मत करो। बहुत बढ़िया। योग में स्थित होके कर्म करोगे जी, तो गलती होने की संभावना ही नहीं है जी, तो फिर अब सब सही होगा। तो भगवान कृष्ण ने तो यही कहा जी, योगस्थ हो जाओ, योग में स्थित हो जाओ, करो कर्म, फिर मैं खुद फिर फल की चिंता भगवान करेंगे ना, आप क्यों करोगे जी, जी। तो वैदिक विज्ञान को पढ़ाने और समझाने के लिए युवा पीढ़ी में रुचि कैसे जागृत की जाए? युवा पीढ़ी में रुचि जागृत करने का इसका आज, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है ना, बिल्कुल, तो हमको इसको प्रचार टेक्नोलॉजी करना, लोगों तक पहुंचाना है जी। क्योंकि युवा पीढ़ी को कैसे पहुंचोगे कैसे आप जी? उसके युवा पीढ़ी को किस तरफ उनका इंटरेस्ट है जी, उस जगह आपको पहुंच के समझाना है कि देखो इसका एक तरीका ये है, आपको जीवन जीने का शैली, जीवन जीने की शैली में इसको जोड़ा जाए जी। आपके जीवन में भावातीत ध्यान, सुबह शाम भावातीत ध्यान करना, पूजा पाठ सम्मान लोगों का करना, इसको अपनी जीवन शैली में जोड़ो। ये संदेश युवा पीढ़ी तक जाएगा जी, जरूर मानेंगे। क्योंकि गलत क्या है, हम आपसे कहते हैं कि यदि आपको हम अच्छी चीज सिखाएंगे, उससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपका स्ट्रेस कम होगी। युवाओं में तो बहुत बड़ा स्ट्रेस होती है, स्पेशली कॉलेज स्कूल वालों को स्ट्रेस होती है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई प्रेशर, ये पढ़ाई का प्रेशर, परीक्षा का प्रेशर, नंबर का प्रेशर, फर्स्ट आना सेकंड आना, सब का प्रेशर। यदि हम प्रेशर आपका कम कर देंगे जी। हमारे यहाँ लोगों ने पिछले उसमें सोचा बच्चों का प्रेशर बहुत पड़ता है पढ़ाई का, परीक्षा का, तो क्या 8वीं तक बिना परीक्षा के पास कर दो। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 9वीं क्लास के बच्चे से बोलो हिंदी में 4 सेंटेंस लिख लो, वाक्य नहीं लिख पाता वो, क्योंकि 8वीं तक आपने बिना परीक्षा के उसको पास कर दिया। तो ये तरीका नहीं होता है जी। उसको यदि स्ट्रेस थी, किसी कारण से बच्चों में स्ट्रेस थी, तो स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए था। पर्यावरण आपके सामने है, मुझे लगता है हम इस समय नोएडा में हैं, तो नोएडा का AQI कितना है आप समझ सकते हैं। भारत भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, ईश्वरीय वाणी के रूप में वेद, तो पर्यावरण की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? देखिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, तो जिम्मेवार तो हम ही लोग हैं, और कौन जी? हम ही लोग तो जिम्मेवार, कौन ऊपर से आके थोड़ी ना किसी कचरा फेंका यहाँ पे जी। हम लोग चलते फिरते पोल्यूशन करते जाते जी, और इसलिए करते जाते थे कि हम लोग को पहले इसका आइडिया नहीं था कि हम जो हम कर रहे गलत कर रहे हैं जी। आज से 40 साल पहले कोई इसकी बात ही नहीं करता था जी। हम लोग जब ये पानी की बोतल शुरू हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये पानी की बोतल जो है इतना पोल्यूशन करेंगी जी। जब पॉलीथीन आया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि तो वो बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। अब इसके लिए टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, नई नई चीजें आती हैं, उसको उपयोग करते हैं, जीवन आपका सरल हो जाता है थोड़ा जी, ये सब चीजों के उपयोग करने से। जैसे सेल फोन है, जीवन में काफी आपको सहयोग मिलता है उससे जी। पोल्यूशन होता होगा, उससे कान को कोई बोलता है रेज निकलती, ये निकलती, वो निकलती, वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन है तो वो, लेकिन उससे फायदा भी बहुत है। अब पोल्यूशन यदि हुआ है और हो रहा है जी, तो पोल्यूशन रोकना एक सोल्यूशन तो हो सकता है। लोगों को सिखाओ, समझाओ, भाई कांच के प्लास्टिक की चीजें जो है इधर नहीं फेंको, इधर फेंको, जहाँ रिसाइकिल हो सके, ये हो सके। और दूसरा जो है, अपने को कोशिश ये करनी होगी कि वी हैव टू फाइंड वेज टू रिसाइकिल दिस इन ए बेटर वेज जी। अभी जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, काफी मतलब अच्छी है, उससे आशा बढ़ती है कि इससे कुछ होगा, लेकिन बहुत रिसर्च करने की जरूरत है कि कैसे। एक प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण में जी, और ये जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, जैसे दिल्ली में इस समय और नोएडा में इस समय बहुत पोल्यूशन हो रहा है जी। तो इसके लिए टेक्निकली क्या हम लोग एडवांस कर सकते हैं, हम लोग के जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और रिसर्च इंस्टीट्यूशन सबको सोचना पड़ेगा जी। अपनी केमिस्ट्री के प्रोफेसर सोचें कि प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल करके, क्योंकि निकलता तो प्लास्टिक तो जमीन से तो निकला है, तेल से तो बना है जी। अल्टीमेटली जो ऑयल निकलता है उसी से प्लास्टिक बनता है। तो अब ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर सोचें कि उसको कैसे वापस ऑयल में बदल दिया जाए जी, या कैसे उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल दिया जाए जी। तो रिसर्च का सब्जेक्ट हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। तो आम युवा, आम परिवार
उसमें कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है? उसमें तो ये तो छोटी क्लास से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और इसका बड़ा असर होता है जी। हमको अच्छे से याद है जब स्कूलों में जब पोल्यूशन की बात होती थी, इसके पहले एक दिल्ली की सरकार थी तो उन्होंने कहा था प्लास्टिक की वो थैली में सामान नहीं लाना है जी। मेरे को याद है हम लोग कहीं जा रहे थे तो हमारी बिटिया साथ में थी, छोटी वाली जी। तो किसी ने कुछ सामान फल वल खरीदा तो उसने प्लास्टिक की थैली में दिया तो उसने कहा नहीं पापा इसको मत लीजिए जी। तो ये किसने सिखाया उसको? उसके स्कूल ने सिखाया जी। तो हमें बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन में ही इसको जोड़ना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन जो है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी। और वो बच्चों को शुरू से सिखाना पड़ेगा। पर स्कूल से पहले भी ऋषि मुनि ये बात सिखा चुके थे कि पेड़ों में जान है, पेड़ मत काटें, आप जल को गंदा ना करें, जल देवता है, पृथ्वी के ऊपर मत थूकें, मत, हम तिलक लगाते हैं माथे से, शास्त्रों में बताया। तो कहाँ कमी रही? ये उसकी वही तो बात हुई ना कि हम लोग का जो ज्ञान था ना, किसी जमाने में तो भारत को विश्व का सबसे अच्छा देश माना जाता था ज्ञान के मामले में जी जी। तो धीरे धीरे वो ज्ञान का लुप्त हो रहा तो हम तो गुलाम बन गए जाके किसी जी। तो वो चूंकि समय के साथ साथ जो है जी, और जब हम उसको मेंटेन नहीं करते ना चीजों को तो समय से हमारा डिटोरिएशन होता है। मेंटेन करने का मतलब ये है कि हमारा जो ज्ञान है उसको हम कंटिन्यू मेंटेन करते जाएं जी। उसके लिए आवश्यकता है कि लोगों में वो धारणा प्रेरणा रहे कि हमारा जो ज्ञान है, क्योंकि हमारे जितने वैदिक ग्रंथ हैं सब श्रोत ग्रंथ होते थे एक जमाने में, लिखे नहीं होते थे। पिता से गुरु से शिष्य में आते थे, पिता से पुत्र में आते थे। तो वो परंपरा कहीं खत्म हुई जी। अब लिखे हो गए ग्रंथ, लिखने लगे गुरु। अब अभी मैं अपने स्कूल में गया था जबलपुर में, मैंने बच्चे से पूछा, विद्यार्थी नए आए थे, भर्ती हुए थे, हमारे गुरुकुल है बहुत सारे, विद्यापीठ है महर्षि जी के, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के नाम जी। मैंने बेटा तुम्हारे पिता क्या करते हैं जी? तो एक ने बोला खेती करते हैं। तो कहता तुमने घर में कोई वेद स्तोत्र कुछ नहीं सीखा? कहते नहीं। दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा हमारे पिता पुजारी हैं, वो पूजा करते हैं, तो उन्होंने हमको सिखाया। तो अब ये कितना अंतर हुआ जी। एक के पिता थे, उन्होंने अपने बच्चे को वही ज्ञान दिया जो उन्होंने सीखा था अपने पिता से, और दूसरे के पिता जो थे वो खेती करते थे, अपने बच्चे को ज्ञान नहीं दिया उन्होंने वाला। तो वो तो खत्म हो गया ना, उस पीढ़ी उस परिवार में वो ज्ञान नहीं दी, वो बच्चे को हम नहीं सिखाएंगे जी। महर्षि जी के कारण हम लोग लाखों पंडितों को ट्रेन कर चुके हैं जी, कर्म कांड में, वेदों में, वेद पाठ में, सब चीजों में जी वापिस ट्रेन किया, क्योंकि ये हुआ कि भाई ये तो खत्म हो जाएगा नहीं तो ज्ञान हमारे यहाँ, यदि हम दोबारा इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे ट्रेनिंग देना जी। तो दिया, हम लोगों ने ट्रेन किया काफी लोगों को जी। तो उसमें अभी हमारे इस स्कूल में कम से कम 100 नए बच्चे आए थे, उसमें कम से कम 10 या 15 बच्चे ऐसे थे जो जिनके पिता हमारे यहाँ पढ़े थे। क्या बात है। वो अपने बच्चों को दोबारा उन्होंने भेजा जी। तो ये परंपरा महर्षि जी चाहते थे चले जी, कि पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र से, ये चलती रहे परंपरा ज्ञान की जी। संयुक्त परिवार की संस्कृति को आप बढ़ावा देते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं। आज के समय में यह नैतिकता खो गई, इससे समाज को क्या असर पड़ रहा है? समाज को तो हमारे ख्याल से बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है जी। हम तो शुरू से संयुक्त परिवार में रहे हैं, हमारा परिवार बड़ा होने के बावजूद सब साथ में रहते थे, अभी भी रहते हैं जी, अभी भी रहते हैं सब साथ में जी। और हमारे ख्याल से संयुक्त परिवार में रहने के बहुत सारे फायदे हैं जी। और अब उसके प्रैक्टिकली लोगों के लिए संभव नहीं है रहना जी, क्योंकि किसी को कहीं नौकरी मिलती है, किसी को कहीं जॉब मिलता है, तो इसलिए लोग इधर उधर जाते हैं जी। पहले इतने नहीं होते थे लोगों के पास जी ऑप्शंस की कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाए, तो गांव में रहना सब साथ में रहते थे। अब वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो सके साथ में रहना चाहिए। हमें तो इसलिए बहुत फायदा होता है कि बच्चे हमारे बड़े होते हैं, हम छोटे हैं अपने परिवार में, भाई साहब बड़े थे हमारे जी, और भाभी, और उनके भी बच्चे 4, हमारे भी 4 बच्चे, माता पिताजी साथ में। तो हमको यदि कहीं जाना, महर्षि जी काम से हम ट्रेवल बहुत करते थे जी। कहीं जाना पड़े तो हम तो बिना सोचे कि हमारे बच्चों को कौन स्कूल छोड़ेगा, कहाँ खाना खाएंगे, इसकी चिंता ही नहीं करनी पड़ती थी जी। और जहाँ हमें अपनी पत्नी को लेके जाना पड़ता था किसी कारण से, किसी ऐसी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस जहाँ दोनों को जाना है जी, तो बिना सोचे कि बच्चों को कल कौन स्कूल पहुंचाएगा, कौन उनको खाना खिलाएगा, कौन कपड़े पहनाएगा, इसकी चिंता ही नहीं करनी पड़ती जी। आप संयुक्त परिवार में हम जाएंगे तो भाभी करेंगी जी, वो जब जाएंगी तो हम करेंगे जी, वो करेंगी, चाची करेंगी, कहीं ताई जी करेंगी। तो ये सब फायदे हैं संयुक्त परिवार के। तो आपने अभी आपसे बातचीत में हुई कि महर्षि जी ने कर्मकांड को बड़ा सिखाया, लोगों को एजुकेट किया। वर्तमान परिवेश में कर्मकांड में वेदों के अंदर एक मंत्र आता है महामृत्युंजय। तो महामृत्युंजय मंत्र किस तरह से सहायक है पर्यावरण को शुद्ध करने में या स्वास्थ्य को शुद्ध करने में? हमारे ख्याल से तो ये तो एक रिसर्च का विषय है सर जी। ये जो
पर्यावरण का जो सिद्धांत हमारे वैदिक साहित्य में दिए गए हैं जी, इसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हमें रिसर्च का विषय होगा ये, कि जी, रिसर्च के द्वारा जी, कैसे हम वहां से हमारे उस समय के जो ऋषि मुनियों जो ग्रंथ बने थे जी, और उन समय क्या करते थे पर्यावरण की को स्वच्छ रखने के लिए, जी, एक रिसर्च का विषय है ये। क्योंकि इसके द्वारा ही अब महामृत्युंजय यंत्र का क्या प्रभाव होता, मंत्र का जो प्रभाव अभी तक हम लोगों को समझ में आता था वो था, भाई आदमी के ऊपर क्या बोलते हैं मार्केज की दशा लगी है जी, तो महामृत्युंजय का जाप कराइए, 1.25 लाख 2 लाख 5 लाख, तो उससे वो मार्केज की दशा में कमी आएगी, उसके जोर में कमी आती है। जी, तो महामृत्युंजय का तो अभी तक तो लोगों में धारणा यही थी। जी, अब कैसे उसको पर्यावरण में यूज किया जा सकता है, पर्यावरण के लिए यूज करें, या दूसरे और भी मंत्र हो सकते हैं जी, और भी सिद्धांत उसमें दिए होंगे जी, ये एक रिसर्च का विषय है। आप इत्तेफाक से आपने मेंशन किया महर्षि रामायण यूनिवर्सिटी अयोध्या में, जी, तो हम जो उसका मुख्य उद्देश्य बनाने का, वो तो महर्षि जी का संकल्प था जी, ये 35 साल पहले का संकल्प था महर्षि जी का कि अयोध्या में कुछ करना चाहिए, भगवान राम की नगरी है और कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो उस समय तो किसी को कुछ उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट केस का क्या होगा भी कि नहीं होगा, कब होगा जी, ये भी किसी को नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ होता रहेगा कोर्ट केस वगैरह, हम लोग अपना महर्षि मतलब भगवान राम के नाम पे उनके सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ अपना हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही चलाना आता है, तो ये तय हुआ कि भाई यूनिवर्सिटी बनाई जाए उसके लिए। तो यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने संकल्प लिया था कई साल पहले, उसमें सब बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, करते करते अभी जब इनकी सरकार आई योगी जी की दूसरी बार, तब उन्होंने हमको परमिशन दी यूनिवर्सिटी बनाने की। तो हम लोगों ने फिर कार्य शुरू किया उसका, और महर्षि जी के आशीर्वाद से और योगी जी की सरकार के सहयोग से हम इसको अब जुलाई 2025 में शुरू कर देंगे। महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना की भी योजना है। हाँ, उसके पीछे उद्देश्य देखिए ऐसा है, हम लोगों को वैदिक साहित्य में हमारे वैदिक ज्ञान जीवन के हर एरिया के लिए उपाय मिलते हैं, सिखाया जाता है। कैसे आपको घर में रहना, वास्तु स्थापत्य वेद है, सिखाता आपको घर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान वो आयुर्वेद है, आपको कैसे प्रिवेंशन करना है अपनी हेल्थ को, और यदि किसी कारण से हेल्थ खराब होगी तो कैसे उसको ठीक करना है, बिल्कुल ठीक, आयुर्वेद है उसके लिए। ऐसी तरह से बहुत सारे सिद्धांत हैं अपने। उसमें एक सिद्धांत भोजन का भी है और कहते हैं ना, जो खाया जैसा आदमी खाता है वैसी उसकी चेतना होती है। तो यदि आप शुद्ध खाना खाओगे तो शुद्ध चेतना होगी, और शुद्ध बाजार में अवेलेबल नहीं है। शुद्ध है लेकिन वो कम मात्रा, कितनी मात्रा कम है, इसलिए दाम ज्यादा है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम किस तरह से अपने यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोशिश कर सकें कि एक तो नई कोई टेक्नोलॉजी हो, इस तरह पुरानी टेक्नोलॉजी को नए रूप में लाया जाए। मतलब जो इस समय पूरे भारत में लगभग काफी स्थानों पे जहर युक्त खेती हो रही है हाँ, उसको इंग्लिश खाद्य उसको रोका जाए। और लेकिन लोगों में धारणा ये है कि यदि हम केमिकल्स नहीं यूज करेंगे तो हमारी फसल कम हो जाएगी, ऐसी धारणा है। और हमारे हिसाब से वो धारणा गलत है, क्योंकि आपकी पहले साल तो फसल अच्छी होगी, हो सकता है दूसरे साल भी अच्छी हो जाए, फिर तो धरती खराब हो जाएगी, आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, केमिकल डाल के, फिर तो 2 साल 3 साल के बाद तो आपके कुछ होगा ही नहीं। तो आप ऐसे उसमें फार्मूले क्रिएट करेंगे? हम लोग कोशिश रिसर्च करेंगे कि किस तरह से जो है बिना केमिकल्स के, बिना ये पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स क्या बोलते हैं वो सब यूज करके हम कैसे खेती अच्छी कर सकें, उपज को बढ़ा सकें। सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य रहेगा किसानों को ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। तो खाली फसल नहीं उगाना है, यदि मान लो आप फसल उगाते हो फिर उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आपका वैल्यू एडिशन भी हो जाए। बजाय आलू आप 2 रुपए किलो यदि बेचते हो आढ़तिये को, तो उसके बदले यदि आप उसको किसी ऐसी कंपनी को भेजो जो उसका प्रोसेसिंग करती है, तो हो सकता है 4 रुपए किलो आपको दे देगा। तो इस तरह से किसानों की आय दुगनी होगी, तिगनी होगी। तो हमारी इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ये है कि खेती के ऐसे सिद्धांत, तो उसका लाभ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होगा। हाँ बिल्कुल होगा, सस्टेनेबल डेवलप। तभी तो देखिए हम जो जहर युक्त जिसको आप बोलते हो ना, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उससे तो पोल्यूशन बढ़ता ही बढ़ता है। उससे पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खेती 1-2 साल तो अच्छी हो जाएगी, फसल खूब बड़ी बड़ी होगी, लेकिन उसके बाद तो खत्म हो जाएगी। भारत ने पहले लक्ष्य लिया था 2030 तक कार्बन शून्य होने का। अब माननीय प्रधानमंत्री ने 2070 तक कि हमें किसी भी हालत में कार्बन शून्य होना।
मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास सभी कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कार्बन क्रेडिट कहीं ऐसा तो नहीं भारत को खरीदना पड़ जाए, जबकि वर्तमान परिवेश में भारत अपने कार्बन क्रेडिट को बाहर सेल कर रहा है। तो कार्बन के ऊपर आपने काफी सालों पहले, हम लोगों ने काफी रिसर्च करी थी इसके ऊपर कि हम लोग किस तरह से कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके, कितने साल पहले? तो हो गए 30-35 साल 30-35 साल पहले, जबकि अभी सरकार 1-1.5 साल से कार्बन क्रेडिट की डिस्कशन कर रही है। हम लोग उस समय सोचते थे ना कि ये कैसे हम लोग, अब महर्षि जी का उद्देश्य ये होता था, देखिए सबसे ज्यादा कोई भी महापुरुष होगा ना जो जैसे हमारे महर्षि जी थे और भी हैं कि लोगों का जीवन सुखी हो। जब हमने पहले बोला जीवन सुखी हो, कैसे होगा जीवन सुखी? अच्छा खाना होगा, अच्छा रहना होगा, मन में शांति होगी, तो सुखी जीवन। और क्या चाहिए? तो खाने के लिए यदि हमको अच्छा खाना मिलेगा जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और रहने के लिए अच्छा मकान आपका हो जाए, यदि मान लो वास्तु के हिसाब से मकान बना तो आपकी बहुत से प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाते हैं। यदि नॉन वास्तु घर में रहोगे और वास्तु घर में रहोगे तो आपको अंतर पता लग जाएगा। तो इस तरह के सिद्धांतों के लिए महर्षि ने बहुत पहले से कोशिश की थी कि किस तरह से हम लोग, अच्छा महर्षि जी का हमेशा उद्देश्य होता है जो भी करो तो कम से कम भारत में फायदा हो उसका। महर्षि जी विदेशों में घूमते थे, रहते थे, जाते थे, लेकिन मन में तो यही था कि जो भी हम करें अल्टीमेटली भारत का फायदा होना चाहिए उससे। तो जो यदि हम इसको खेती को कार्बन क्रेडिट को भी लाते हैं भारत में तो उसका भारत को फायदा मिलना चाहिए। तो हम लोग काफी दिनों से काफी इस पे काम किया था। तो बड़े बड़े जंगल वगैरह को किस तरह से उपयोग करें कि वो क्रेडिट मिले, फिर उसका भारत को फायदा हुआ, ये सब। तो आपने पूरे विश्व में अभी तक कितने पेड़ लगाए? हमने तो, हमारे पेड़ लगाने का ऐसा कोई, हम लोग पेड़ लगाने का गिनती नहीं करते हैं। यहीं कितने पेड़ लगा लिए हमारे कैंपस, देखना हजारों पेड़ हमने लगाए हैं। पेड़ लगाने की हम गिनती नहीं करते। हमारा काम पेड़ लगाने का नहीं है। पेड़ तो हम लगाते ही लगाते हैं, वो तो इसके लिए हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि हमने पेड़ लगाए हैं। वो पला भी है, वो तो लगना ही लगना है। जो भी हम काम करेंगे पेड़ तो लगनी लगना है, क्योंकि अब पोल्यूशन से तो हमको अपने को भी तो बचाना है। मान लो हम यहाँ बैठते हैं, आज की तारीख में हम यहाँ बैठे हैं, आप हमारा कैंपस इत्तेफाक से इस नोएडा कैंपस को आप देखिएगा, महर्षि आश्रम बोलते हैं हम इसको, बहुत पेड़ लगे हैं इसमें। तो चूंकि हमको भी तो बैठना है तो हमको अपने लिए भी तो हवा शुद्ध चाहिए। तो पेड़ लगाने का तो हम लोग बहुत काम करते रहते हैं। और इसमें उसका उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी तरह से जीवन जो है वो किसी का भी सुखी रहे, खाली पर्यावरण से नहीं, सब तरह से सुखी रहे, ये उद्देश्य रहता है। भावातीत ध्यान जो व्यक्ति करता है, क्या वो फिल्म देख सकता है? क्यों नहीं देख सकता? आप देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमने आपको शुरू में कहा ना 200% ऑफ लाइफ, 100% स्पिरिचुअल लाइफ जो आपको भावातीत ध्यान से प्राप्त होगी, 100% मटेरियलिस्टिक लाइफ जो कि हम लोग नॉर्मल सब लोग जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनको एंजॉय करते हैं। कोई आपके बचपन की एक ऐसी घटना जो ये कहे कि आप फिजिक्स से ये डिसीजन आपका राइट? नहीं, बचपन की हम तो बताए ना, जब हम फिजिक्स पढ़ते थे उस समय जब महर्षि जी ने महर्षि पातंजलि के सिद्धांतों के द्वारा ये सूत्र इस्टेब्लिश किया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी हम बीट कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। भावातीत ध्यान और पतंजलि के सूत्र के द्वारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उससे बड़ा सिद्धांत क्या मिलेगा आपको? फिजिक्स के प्रोफेसर नहीं बता पाए कि कैसे कर सकते हो, और आज तक नहीं बता पाए। आज तक कोई फिजिक्स का प्रोफेसर या मैथमेटिक्स का प्रोफेसर जो इस चीज की पर गणना करता है ये नहीं बता सकता कि कैसे होता है। हमारे हमारे डॉक्टर प्रोफेसर सुदर्शन जो थे वो बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, फिजिक्स के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने अल्टीमेटली महर्षि जी से ये कहा कि महर्षि जी हम इतना ही कह सकते हैं कि जो आपका ज्ञान है, मतलब उन्होंने कहा जो भारत का आपका जो ज्ञान है, जो इसकी बात करता है सिद्धि की और ध्यान की, वो बहुत आगे है और फिजिक्स अभी पीछे है, फिजिक्स वहां तक पहुंचा नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं समझा सकते। और मतलब वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनके बहुत से मित्र, सबने यही कहा कि महर्षि जी ये हमसे आप मत पूछिए कि हम इसको कैसे समझाएं, क्योंकि अभी हम लोग उधर पहुंचे ही नहीं है। भाई थोड़े दिनों पहले तो हम लोगों को पता लगा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के, जो इनके फिजिक्स के, इनको बोलते हैं ना फंडामेंटल फोर्सेस बोले जाते हैं, वो उनको कैसे, उनका यूनिफिकेशन कैसे होता है, ये तो अभी उसमें काम चलते ही रहता है इन लोगों का। तो आपको लगता है कि भावातीत ध्यान परिवार में, समाज में सामंजस्य स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा, कारण कि आज परिवार में, समाज में वो सब सुख है जो एक चक्रवर्ती राजा के पास होता था।
गाड़ियां हैं, मकान है, पर आपस में एक दूसरे को देख के खुशी नहीं है। नहीं, वो तो खैर तो मानसिक मानव का एक कैरेक्टर ही होता है, मन का कैरेक्टर ही होता है। लेकिन भावातीत ध्यान के द्वारा यदि आपका मन जो है वो शांत होगा, विचार सही होंगे, तो सामंजस्य भी बनेगा। सामंजस्य कैसे बनता है? जब दो लोगों की आप देखो झगड़े करते, क्यों? इनके मन में कुछ विचार, उनके मन में कुछ विचार। क्यों आया ऐसा विचार? क्योंकि थिंकिंग जो थी वो सही नहीं थी। और जब हम ध्यान करते हैं, हमारी स्ट्रेस कम होती है, वो तनाव कम होता है, हमारा माइंड जो है वो क्लियर होता है, तो हम सही सोचते हैं। सही सोचते हैं, क्योंकि जो कार्य होता है वो थॉट पे डिपेंड करता है। एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी थिंक। पहले हम सोचते हैं, फिर एक्ट करते हैं। यदि हम सही सोचेंगे तो एक्शन भी सही होगा। उसको महर्षि जी कहते थे, एक्शन सपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ। कोई भी एक्शन अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ होगा तो सही होगा। तो वर्तमान परिवेश में महर्षि जी के कितने देशों में आश्रम हैं या विद्यालय हैं? महर्षि जी के आश्रम तो बहुत देशों में हैं। एक बताया ना, एक समय मैंने गिना था 192 कंट्रीज में हमारे महर्षि जी ने अपना भावातीत ध्यान का ज्ञान फैलाया था। विद्यालय तो नहीं कहना चाहिए, हम लोग इनको भावातीत ध्यान का विद्यालय बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो कोर्स है 5-6 दिन का कोर्स होता है पहली दिन, फिर उसके बाद लंबे कोर्सेज भी होते हैं, 1 महीने के भी होते हैं, 15 दिन के भी होते हैं, 6 महीने के भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है व्यक्ति को कितने आगे बढ़ना है। तो भावातीत ध्यान सीख के कई लोग खुश रहते हैं कि बस हमें और नहीं जरूरत है, हम शांत हैं, अपने उसमें खुश हैं। किसी को इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी है तो वो महर्षि जी के और दूसरे कोर्सेज भी लेता है। तो वो तो कई देशों में चलते रहते हैं ऐसे। विद्यालय जो हैं भारत में ज़्यादा है विद्यालय, बाकी कुछ देशों में और फैले हुए हैं। अमेरिका में भी एक यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड में भी एक स्कूल है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी एक स्कूल है, ऐसे चलते रहते हैं विद्यालय। तो बहुत कई लोग, वो डिपेंड करता है वहाँ के लीगल सेटअप क्या है, वहाँ कितना अलाउड है। कि कई देश ऐसे हैं जहाँ प्राइवेट विद्यालय खोलने में कोई फायदा ही नहीं होता, सरकारी करती है सब कुछ। तो इसलिए ये तो हमारा तो मुख्य उद्देश्य है लोगों को भावातीत ध्यान सिखाना, उसके द्वारा उनके मन में शांति लाना, उनके जीवन में सुख लाना। ये हमारा उद्देश्य होता है। 2025 जनवरी से भारत के अंदर पूर्ण कुंभ लग रहा है, जिसके अंदर भारत से और विश्व शायद मुझे लगता है 1.5 से 2 करोड़ लोग आएंगे, और भारत से 35 से 40 करोड़ 50 करोड़ लोग होंगे। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी इस तरह के आयोजन होते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक इसको बोलते हैं सामूहिक चेतना के अंतर्गत सब इकट्ठे होते हैं। सबको एक तो पर्यावरण का संदेश आपकी तरफ से जाना चाहिए, हम सबकी तरफ जाना चाहिए कि भाई पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप लोग ऐसे काम ना करो जिससे हमारा गंगा भी है वहीं पे वो दूषित हो। लोग वहाँ रहेंगे महीने 1.5 महीने तक, 1.25 महीने तक चलता है कुंभ शायद, तो उसमें वो ना होए। दूसरा, सबको मैं ये संदेश दूंगा कि आप लोग सब इस तरह से प्रयास करो, मानसिक ध्यान सीखो, कोई सा भी ध्यान सीखो। हम तो कहते सबसे सरल हम लोग बोलते भावातीत ध्यान है। बहुत रिसर्च हुई है कि भावातीत ध्यान की जो पद्धति है वो सबसे अच्छी ध्यान की पद्धति है। लेकिन किसी तरीके से भी ध्यान सीखो ताकि आपके मन जो है वो शांत हो, तनाव कम हो। तनाव कम होंगे तो आपके विचार सही होंगे, विचार सही होंगे तो कर्म सही होगा, कर्म सही होगा तो फिर आपका आसपास परिवार में जो है लोगों में सामंजस्य, राष्ट्र भी उन्नति करेगा। और इस पे रिसर्च करी महर्षि जी ने। महर्षि जी के भावातीत ध्यान के बाद लोगों ने रिसर्च करी। इंडिविजुअल को क्या क्या बेनिफिट होता है, ठीक है भाई, बड़ा अच्छा। और मेडिकल बहुत बेनिफिट है, हार्ट वो क्या ब्लड प्रेशर कम हो गया, हार्ट रेट, ये वो सब बहुत सारी, और मेडिकल के ऊपर तो बहुत रिसर्च, सब वो ऊपर रिसर्च हुई। फिर क्या, चलो इंडिविजुअल तो हुई, अब परिवार पे क्या हुआ, उस पर रिसर्च हुई। लोगों के परिवारों से बात की, भाई ठीक है हम लोग पहले अब हम लोग आपस में जो है बहस कम करते हैं, लड़ाई कम, जैसे नॉर्मल घरों में होता है। आपको नॉर्मल घर का पता नहीं होगा, जिन लोगों को पता है नॉर्मल घरों में क्या चलता है। तो वो उस पे ऊपर अच्छा लगा कि भाई सब मिलके रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ध्यान करते हैं, 4 लोग ध्यान करते हैं, लेकिन हमारी फैक्ट्री में नहीं करते लोग ध्यान। तो हमारा रिलेशन जो हमारे यहाँ जहाँ हम काम करते हैं, हमारी जो वर्क प्लेस है, चाहे ऑफिस हो चाहे फैक्ट्री हो, वहां पे कैसा रिलेशन है। तो वहां पे जब रिलेशन इंप्रूव होता है तो फिर
वो भी अच्छी चीज है। फिर क्या समाज में क्या असर हुआ, तो ये सब रिसर्च हो चुकी है जी, सोशियोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं इसको। और महर्षि जी ने ये रिसर्च मतलब हुई महर्षि जी के ज्ञान के ऊपर कि जब सामूहिक रूप से लोग ध्यान करते हैं तो उसका समाज में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है जी। तो यदि एक साथ ग्रुप में बैठ के ये 56 बार ऐसे प्रयोग किए गए महर्षि जी के द्वारा पूरे अपने जीवन काल में कि उन्होंने ग्रुप इकट्ठे किए, लोगों ने 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक प्रैक्टिस करी भावातीत ध्यान के साथ में बैठ के। भावातीत ध्यान और जब पतंजलि के सिद्धि के सिद्धांत है उनकी जब प्रैक्टिस करी तो उसके बाद नापा गया, उसको बोलते हैं महर्षि इंडेक्स। उसमें 20-21 पैरामीटर्स हैं जी, उसको नापते हैं कि क्या क्या चीजें उस समय पॉजिटिव बढ़ी समाज में, क्या क्या नेगेटिव कम हुई। तो उसके द्वारा पाया गया कि जब भी ग्रुप में लोग ध्यान करते हैं तो समाज में सत्व बढ़ता है, सत्व बढ़ता है, उसको हम लोग पॉजिटिविटी बोलते हैं अंग्रेजी में। पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी कम होती है जी। तो अब हमने फैक्ट्री में ध्यान कराने लगे तो हमारे एक बहुत अच्छे महर्षि जी के परिचित थे, वो आंध्र प्रदेश की उनकी फैक्ट्री थी। वैसे तो बहुत जापान में तो बहुत जगह ध्यान करते हैं। उन्होंने महर्षि सीधा क्वेश्चन किया, महर्षि जी हम तो बिजनेसमैन हैं, आप हमारा आधा घंटा सुबह ले लोगे, आधा घंटा शाम को ले लोगे, तो हमारा जो 8 घंटे का प्रोडक्शन का समय तो 7 घंटे रह जाएगा, मैं क्यों ध्यान कराऊं। बिल्कुल। तो महर्षि ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, 3 महीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो, इतना तो बर्दाश्त करो आप जी। 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करो, आप सुबह शाम अपने सारे वर्कर्स को ध्यान कराओ और उसके बाद प्रोडक्शन 3 महीने के बाद देखना जी क्या होता है। तो मान गए, अच्छे आदमी थे, उनकी दवाई की फैक्ट्री, दवाई मेडिकल ये एलोपैथी दवाई बनाते थे, अच्छे आदमी मान गए। तो 3 महीने 4 महीने के बाद महर्षि से मिले, बोले महर्षि हमारा तो प्रोडक्शन बढ़ गया, जो 8 घंटे में होता था हमारा वो 9 घंटे का प्रोडक्शन 7 घंटे के काम से हुआ जी। उन्होंने कहा हमारे घर में, हमारे फैक्ट्री के अंदर बिना मेडिटेशन सीखे कोई आ नहीं सकता जी। तो अपने फैक्ट्री के दरवाजे पे मेडिटेशन सेंटर बना दिया जी, बिल्डिंग बना दी। हमारे को कहा एक टीचर यहाँ परमानेंटली रहेगा जी, जब भावातीत ध्यान सिखाएगा, उसके बाद ही वर्कर हमारे यहाँ भर्ती होंगे जी। तो उसका कारण क्या, फिर रिसर्च टीचर्स जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने बताया, इसका मतलब ये था कि जब लोगों में सामंजस्य होता है ना तो आपस का टकराव कम होता है जी, डिसिप्लिन बना रहता है जी। भाई आपका जो फोरमैन है, आपका जो सुपरवाइजर, उससे लड़ाई करते हो नहीं तो आप, उसने कुछ कहा हमने को नहीं करना, ये तो हमेशा ही ऐसा बोलता रहता है। जब आपका मन ठीक है, मन आपका भी और उसका भी जी, तो दोनों का सामंजस्य बन गया। तो इसी सिद्धांत को पूरे विश्व के एयरपोर्ट पे अपनाया गया, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो भी मनुष्य आ रहा है वो अलग अलग लैंडिट्यूड से आ रहा है, तो कोई आपस में हिंसा ना टकरा जाए, इसलिए हर एयरपोर्ट पे आपको मेडिटेशन प्रेयर मिलता है। हाँ वो तो है ही, इसीलिए तो मिलता है कि सब जगह इसलिए रखते हैं जी। लोगों का समय होता है अब ध्यान मेडिटेशन करने का, तो कहाँ जाएं जी, भीड़ भाड़ रहती है एयरपोर्ट में, तो क्या कमरे में जाके प्रेयर रूम में जाके कर लो जी। तो हम ये विश्वास करें कि जितने लोग भी कुंभ में आए वो कोई ना कोई ध्यान का संकल्प लेकर वहां से बिल्कुल जाएं, क्योंकि जो कुंभ में आप आते हो ना तो खाली गंगा नहाना नहीं आपका उद्देश्य होना चाहिए, गंगा नहा लिया हमको हमारे पाप धुल गए, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं जी। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, महात्माओं का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप अपने लिए कोई ऐसी प्रक्रिया लेके जाओ जो आपको हर समय मन को शांत रखे, तनाव से मुक्त रखे, और आपके काम में जो भी काम आप करते हैं, किसान हो, दुकानदार हो जी, इंडस्ट्री में काम करते हो, आपका अपना बिजनेस है जी, जो भी काम आप करते हो उस काम में आपको उन्नति मिले, आपका काम अच्छे से हो। ये कुंभ में आके आप ये सीखो कि कैसे वो करना है, मन के तनाव को कैसे दूर करना है, ये सीखो। आपके बच्चे ध्यान करते हैं? हाँ हाँ, सब ध्यान करते हैं। आप कहते हैं इसलिए करते हैं या अपने आप विचार? हमारे अपने बच्चे की बात कर जी। हमारे 4 बच्चे हैं जी, चारों बच्चे भावातीत ध्यान के शिक्षक हैं। क्या बात है। हाँ, चारों बच्चे जी। और खाली ध्यान के शिक्षक नहीं है, महर्षि जी के ध्यान के बाद कई सारे एडवांस प्रोग्राम्स हैं जी, वो चारों बच्चे उसके भी शिक्षक हैं जी। और हमारी एक लड़की तो भावातीत ध्यान के शिक्षकों की ट्रेनिंग की टीचर है जी, ट्रेनिंग कराती है जी। तो हमारे सब बच्चे महर्षि जी के सिद्धांत को पालन करते हैं जी, और उसका प्रचार करते हैं जी, और लोगों को सिखाते भी हैं जी। आपने इतना महत्वपूर्ण हमें समय दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी युवा बच्चों को, जो कि इस समय पूरे राष्ट्र की नजर हमारे युवाओं पर है, क्योंकि भारत पूरे विश्व का सबसे युवा देश है और रोगी देश है, तो रोग को खत्म करने का जो आज फार्मूला श्री श्रीवास्तव जी ने दिया, मुझे लगता है आपके जीवन में वो जरूर आमचूल परिवर्तन लेके आएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप